डायरेक्टर मनोहर शेट्टी धीरे धीरे हिम्मत करके बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी दिवेश ने जोर से उनका हाथ पकड़ लिया। सर, मैं अब आपसे कह रहा हूं सर, यहाँ से वापस घर या होटल चलते हैं सर। मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। एक बार मेरी बात मान लीजिए सर। आपके एक डिसीजन से हम सबकी जिंदगी बच सकती है। प्लीज सर, आप खुद सोचिए। मनोहर ने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, अगर कोई भूत वूत है तो फिर देख लेते हैं, वो कैसा लगता है, कैसा दिखता है। लेकिन मैं बिना अपनी फिल्म शूट किए यहां से एक कदम भी बाहर नहीं जाऊंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है, लास्ट डिसीजन है मेरा ये। इतना कहते ही मनोहर वहां से अंदर कमरे की तरफ धीरे धीरे अकेला ही चल पड़ा, और टीम के बाकी लोग बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर आगे का तमाशा देखने लगे। सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से मनोहर को समझाने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर मनोहर जैसे किसी बात को मानना चाहते ही नहीं थे। मनोहर जैसे जैसे बिल्डिंग के दरवाजों की तरफ बढ़ रहा था, बाहर खड़े हुए लोगों की जान वैसे वैसे निकलती जा रही थी। उन्हें धीरे धीरे पूरा यकीन हो गया था कि दिवेश उनसे जो भी कह रहा था वो बिल्कुल सच था, उसमें किसी तरह का झूठ नहीं था। मनोहर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग के अंदर आया। हालांकि मनोहर डर नहीं रहा था, लेकिन हाँ, उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर हिम्मत कम होती महसूस हो रही थी, क्योंकि कुछ भी हो, जेपी ब्लॉक की बिल्डिंग और इसका माहौल दोनों ही बहुत डरावना था। फिर भी मनोहर बिल्डिंग के अंदर जाकर जगह जगह देख रहा था। कहीं कहीं कुछ आवाजें उसे डराने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उसे ऊपर के कमरे में पहुंचना था। मनोहर सीढ़ियों पर चढ़ रहा था और ऊपर के कमरे में वो कुछ लोगों की आवाजों को महसूस कर रहा था, लेकिन उसे साफ साफ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एक दो बार उसे घुंघरुओं की आवाज भी आई, लेकिन उसे लगा कि यह आवाज बाहर प्रियंका के पांव से आ रही होगी, इसलिए उसने घुंघरुओं की आवाज पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मनोहर आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था, और बाहर खड़े लोग हाथ जोड़कर ऊपर वाले का नाम लेकर ऊपर वाले से मनोहर की जान की दुआएं मांग रहे थे। सब लोग अपने अपने तरीके से कह रहे थे, जैसे नीरज ने दुआ करते हुए कहा, हे भगवान, अगर तुम हो तो मनोहर को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं शराब छोड़ नहीं, मतलब शराब पीना कम कर दूंगा। और वहां अंदर मनोहर उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंच गया। उसने देखा कि दरवाजा तो बंद था। मनोहर ने एक जोर के झटके से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। यहां नीचे फिल्म की टीम के लोग आपस में अभी भी कुछ न बात कर रहे थे। दुआ प्रार्थना सब अपने अपने भगवान को याद कर रहे थे कि अब आगे क्या करना है और क्या नहीं। वरुण दिवेश के पास आकर कुछ बोलने लगा। उसे पहले ही दिवेश बोल पड़ा, वो इतनी आसानी से हमें यहां से वापस नहीं जाने देगी। देखना, जैसा हम सोच रहे हैं ना, सब कुछ उसके बिल्कुल उल्टा होने वाला है, और मैं फिर से मजाक बन जाऊंगा। लेकिन लोग चाहे मुझे पागल समझे, पर मैं तुम सबको यहां से जिंदा वापस लेकर जाऊंगा। वरुण दिवेश की बातों को सुनकर एकदम से डर गया था, और उसने दिवेश की बात को काटते हुए कहा, क्या बोल रहा है यार? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है वैसा जैसा तू बोल रहा है। कोई नहीं है यहाँ पर। तूने अपनी आंखों से देखा ना, वो प्रियंका थी, प्रियंका। उसने मुड़कर प्रियंका की तरफ देखा तो प्रियंका वहां से फिर गायब थी। वरुण ने उसे आगे पीछे देखा। यार, अब ये प्रियंका कहां चली गई? प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका! जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दी। वरुण ने बाकियों से पूछा प्रियंका के बारे में, लेकिन प्रियंका को एकदम से गुम होता देखकर सब फिर से घबरा गए थे। और तभी कुछ लोग अपने साथ एक एक साथी को लेकर वापस प्रियंका को ढूंढने निकल पड़े। और दिवेश अभी भी बिल्डिंग के दरवाजे के पास खड़ा डरा सहमा दरवाजे के ताले को देख रहा था। अब सभी लोग अपने अपने साथ एक एक साथी को लेकर बिल्डिंग के बाहर जगह जगह पर प्रियंका को ढूंढने लग गए थे। और प्रियंका, जिसके सर पर बिल्ली का खून करने की ऐसी धुन सवार थी कि वहां पागलों की तरह बिल्ली के पीछे पीछे भाग रही थी, क्योंकि उसे अब उस बिल्ली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और आता भी क्यों ना, उस बिल्ली के पंजे के निशान उसके चेहरे पर सबको दिख जो रहे थे। प्रियंका बिल्ली का पीछा करते हुए कहीं भी भाग रही थी। अब प्रियंका बिल्ली के पीछे, बाकी लोग प्रियंका के पीछे उसे ढूंढने की कोशिशों में लगे हुए थे। दूसरी तरफ वहां ऊपर के कमरे में मनोहर और बिल्डिंग के दरवाजे पर गहरी सोच में डूबा हुआ, डरा हुआ, सहमा सा दिवेश, जिसे मन ही मन ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी जिंदा यहां से वापस नहीं जाने वाला है। यही है सबका आखिरी सफर। वहां अंदर मनोहर ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उस कमरे के अंदर उसका दोस्त और फिल्म का प्रोड्यूसर प्रशांत अपनी बीवी को लेकर उसी कमरे में बैठे बातचीत कर रहा था। मनोहर उन्हें देखकर एकदम से हैरान रह गया, और प्रशांत ने जैसे ही मनोहर को देखा, प्रशांत एकदम से मुस्कुराते हुए बोला, क्या भाई साहब,
फिल्म बनाने की इतनी जल्दी थी कि प्रोड्यूसर को साथ लाना भूल गए। मनोहर ने प्रशांत को गले से लगाते हुए कहा, यार क्या बात कर रहा है यार, मुझे लगा तुझे कहां इस डरावनी सी जगह पर अपने साथ रहने के लिए कहूंगा। और शिल्पा जी, आप अपने पति का साथ कभी तो छोड़ दीजिए, बेचारा आपके साथ भीगी बिल्ली की तरह घूमता रहता है। सभी एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। इतने में प्रशांत ने मनोहर से पूछा, भाई तुम्हारी टीम कहाँ है? तुम लोगों ने मुझे बताया था कि तुम होटल में नहीं रुकने वाले हो, इसलिए तो मैं सीधा यहां चला आया। मनोहर को एकदम से याद आया, अरे हाँ यार, भीगी बिल्ली से याद आया, वो प्रियंका चाकू लेकर एक बिल्ली का पीछा कर रही थी। शिल्पा ने सवाल करते हुए कहा, क्यों? अरे वो क्योंकि बिल्ली ने उसके हाथ के पंजे से उसके मुंह पर बड़ा सा निशान बना दिया था। वो देखने में अब सच में बड़ी ही डरावनी लग रही थी कसम से। उसको ढूंढकर हम लाए ही थे कि हम लोगों ने नीचे इस कमरे में कुछ परछाइयों को देखा, और तुम तो जानते ही हो दिवेश को, उसे लगा कोई भूत है। और वैसे भी हमको थोड़ी पता था कि आप यहां पर इस तरह आ जाओगे। मनोहर कहते हुए खिड़की के पास आया और जोर से आवाज लगाते हुए बोला, यहां दो भूत है, माफ करना, एक चुड़ैल और एक भूत है, लेकिन है दोनों ही हमारी जान पहचान के, लाइक फैमिली फ्रेंड्स। आओ तुम्हें उनसे भी मिलवाता हूं। इतने में नीचे से विवेक ने मनोहर को आवाज लगाकर बताते हुए कहा, सर प्रियंका फिर से गायब हो गई है सर, हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। मनोहर ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे यार ये लड़की कहीं लंबा फंसाएगी किसी दिन। प्रशांत ने आकर मनोहर के कंधे पर हाथ रखा तो मनोहर एकदम से डर गया। अरे भाई मैं हूं, क्या हो गया तुझे? और तुझे कहा था ना इस पागल को कास्ट मत कर, लेकिन तुमने आज तक मानी है किसी की? अब भुगत तो, प्रशांत ने मजाक लेते हुए कहा। और शिल्पा ने मनोहर से सवाल करते हुए पूछा, आपको यहां आकर ही शूट क्यों करना था मनोहर जी? इतना बड़ा भारत देश है लेकिन आपने यही जगह चुनी। अगर आपको यही लोकेशन रखनी थी तो आप मुंबई में सेट भी तो लगवा सकते थे। वैसे मैं अपने पति का ज्यादा खर्चा करवाने की बातें कर रही हूँ। प्रशांत और मनोहर दोनों जोर जोर से हंसना शुरू हो गए। मनोहर ने टेबल पर पड़े उस सिगरेट के पैकेट को उठाया और उसका एक सिगरेट निकाला और सुलगाते हुए बोला, शिल्पा जी, दरअसल बात यह है कि मैं बचपन से इस बिल्डिंग को देखता आ रहा हूं, इसके बारे में सुनता आ रहा हूं। मेरे गांव यहां से थोड़ी ही दूर है। बहुत लोगों की जान ली है इस बिल्डिंग ने, और लोग कहते हैं ना बिल्डिंग आगे भी ऐसा ही करेगी, लेकिन कैसे करेगी ये कोई नहीं जानता। सब कहते हैं जो एक बार वहां आता है वो वापस जाता नहीं है। वहां नीचे दिवेश, जो अभी भी दरवाजे के पास खड़ा होकर दरवाजे के ताले को देख रहा था, इतने में प्रियंका उसके पास आई और डरावनी आवाज में बोली, क्या देख रहे हो? ये तुम सबकी जिंदगी का लास्ट शौक है, और ये तभी खुलेगा जब इस घर में आए हुए लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। दिवेश एकदम से डर गया और प्रियंका जोर जोर से पागलों की तरह मुस्कुराने लगी। प्रियंका को जोर जोर से हंसता देख वरुण चिल्ला चिल्ला कर सबको बता देता है कि प्रियंका मिल गई है। जिसके बाद प्रियंका ने दिवेश से पूछा, सर कैसी रही मेरी एक्टिंग? पीछे से विवेक आया और उसने प्रियंका को डांटते हुए कहा, अगर किसी दिन सच में कुछ हो गया ना, तुम कहती रहना कैसी रही मेरी एक्टिंग। चलो अंदर, मनोहर सर कब से परेशान हो रहे तुम्हें लेकर। और सब लोग बिल्डिंग के अंदर जाने लगे तो दिवेश ने प्रियंका का हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं सर आप? प्रियंका ने एकदम घबराते हुए दिवेश से पूछ लिया। वो कमरा कहां है? दिवेश ने प्रियंका से सवाल करते हुए पूछा। कुछ पल के लिए प्रियंका को कुछ समझ नहीं आया कि दिवेश उससे क्या पूछ रहा है। कौन सा कमरा? प्रियंका ने जवाब देते हुए कहा। दिवेश ने पूछा, वही जहां से तुम्हें ये कपड़े और जेवर मिले। प्रियंका को एकदम से सब याद आ गया। अच्छा वो कमरा तो अंदर है, चलिए मैं बताती हूं। लेकिन वरुण, मैं उस बिल्ली को जान से मार दूंगी, उसने मेरे चेहरे का सत्यानाश कर दिया, अब मैं कैसी दिखूंगी कैमरे में। इस तरह हड़बड़ाते हुए बोलते बोलते प्रियंका वरुण का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई और बाकी लोग भी प्रियंका के पीछे पीछे चल पड़े। एक एक करके सबने उस बिल्डिंग के दरवाजे के अंदर जैसे ही अपना पैर रखा, बाहर वही बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए एक कोने में खड़ा दिखने लगा, जो कि सारा का सारा तमाशा देख रहा था। तभी उसके पास एक साया निकलता है और उस बिल्डिंग के अंदर की तरफ चल पड़ता है। बूढ़ा आदमी वहां से चलता हुआ जेपी बिल्डिंग के गेट के पास जाकर बैठ जाता है।
दूसरी तरफ ऊपर के कमरे में डायरेक्टर मनोहर प्रशांत और शिल्पा को अपने गांव की कहानियां सुना रहे थे। वो उन्हें बता रहे थे कि किस तरह उनका बचपन इस बिल्डिंग के किस्से कहानियां सुनने में निकलता था। यहाँ आसपास के ओवर स्मार्ट लोग जादू टोना करना भी जानते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि इस तरह से बुरे लोग बंगाल से ही जादू टोना सीख कर आते हैं और यहाँ आकर एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं। अंधविश्वास की इस चक्कर में गांव में बहुत बच्चे कभी आपसी रंजिश में तो कभी बलि टाइप चीजों का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते थे, मनोहर ने प्रशांत को बताते हुए कहा। प्रशांत ने हाथ में शराब का गिलास पकड़ा हुआ था और वो मनोहर की बातों को बड़े ही गौर से सुन रहा था। प्रशांत ने अपने लिए एक और पैग बनाया तो शिल्पा एकदम से बोल पड़ी। बस करो प्रशांत, तुम पहले से ही बहुत पिए हुए हो। प्रशांत ने गिलास टेबल पर रख दिया। तुम इन सब बातों को मानते हो? सीरियसली यार, तुम्हारे कहने का मतलब है कि लोग काला जादू सीख कर यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, लेकिन तुम्हारी फिल्म की कहानी तो बिल्कुल अलग है। तुम तो ये साबित करना चाहते हो अपनी फिल्म में ना कि ऐसा कुछ तो। इतने में नीचे से कुछ गिरने की आवाज आई और शिल्पा का रंग उड़ गया और प्रशांत और मनोहर भी थोड़ा सा घबरा गए और दोनों अपनी जगह से चलते हुए बाहर आने लगे तो शिल्पा बोल पड़ी। प्रशांत रुको, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रशांत ने चिढ़ते हुए कहा। शिल्पा अब बस भी करो यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ऐसा कहते हुए तीनों उस कमरे से बाहर की तरफ आने लगे। नीचे बाकी लोग कमरे में आहिस्ता आहिस्ता डरते हुए आ रहे थे और ऊपर से प्रशांत, मनोहर और शिल्पा, अब सभी लोग आपस में एक दूसरे से घबरा रहे थे क्योंकि रोशनी ना होने के कारण किसी को कुछ अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था। कुछ फोन की लाइट में चल रहे थे तो कुछ सिर्फ अंदाजों से। सब कुछ शांत था। मनोहर ने आवाज देते हुए कहा, कौन है वहां? यार सर, आप 2 मिनट पहले आवाज नहीं लगा सकते थे? हमारी जान निकलने वाली थी अभी। हमें लगा पता नहीं कौन है जो ऊपर के कमरे से नीचे आ रहा था। नीरज ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा और सभी लोगों को राहत की सांस लेने का मौका मिला। सब उस बिल्डिंग के हॉल में अपनी अपनी जगह पकड़कर बैठ गए। धीरे धीरे प्रशांत, मनोहर और शिल्पा तीनों हॉल में पहुंच गए। तभी सब प्रशांत और शिल्पा को देखकर फिर खड़े हो गए। प्रशांत ने सबको रिलैक्स करते हुए कहा, अरे अरे बैठो बैठो और बताओ सफर कैसा रहा? सभी ने एक साथ बोला, बहुत बढ़िया था सर। शिल्पा ने प्रशांत की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, यहां डर वर तो नहीं लग रहा है? और सभी लोग जोर जोर से हंसने लग पड़े। प्रियंका ने एकदम से जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं मैम, मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई। शिल्पा ने प्रियंका के चेहरे के निशान देखते हुए कहा, तो फिर ये क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसा? यहाँ सब ठीक तो है ना मनोहर? शिल्पा ने मनोहर से सवाल करते हुए साथ में पूछ लिया तो प्रियंका ने एकदम से जवाब देते हुए कहा, मैम ये एक पागल बिल्ली ने किया है। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे किसी की आत्मा आ गई हो उसमें और वो मेरे खून की प्यासी हो। लेकिन मैम मैं उसको इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली। बस वो एक बार मेरे हाथ आ जाए ना तो उसे चाकू से उसकी जान ले लूंगी। प्रियंका ने हाथ के चाकू को दिखाते हुए कहा। तभी वरुण ने प्रियंका के हाथ से चाकू लेते हुए कहा, तुम कहीं और लेकर जा रही थी हमें? अब कहां लेकर जा रही है? और जहां भी जाना है कल जाना, अभी रात बहुत हो गई है। सब अपने अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। और हाँ, कल से सब यहाँ टाइम पर आएंगे और टाइम पर वापस होटल चले जाएंगे, समझे तुम लोग? मनोहर ने सबको समझाते हुए कहा। लेकिन असिस्टेंट को पता नहीं क्या सूझी और वो एकदम से बोल पड़ा, सर क्या आपको भी यहाँ पर डर लगने लगा है? अरे अगर कोई होगा तो डर लगेगा, और जब कोई है ही नहीं तो डरना किससे है, ये भी तो बताओ। मनोहर ने उसकी बात का मजाक बना दिया और सब लोग अपने अपने कमरे में जाने लगे। तभी विवेक एकदम से बोल पड़ा, एक मिनट, आप सबने एक चीज नोटिस की कि हम जब भी कोई काम करने जा रहे होते हैं एकदम से वो बात या वो टॉपिक हमारे दिमाग से गायब हो जाता है। मतलब हम पहले प्रियंका को ढूंढने निकले थे तो वो बूढ़ा आदमी मिला, फिर प्रियंका मिली तो वो आदमी दिमाग से गायब हो गया, और फिर प्रियंका गायब हुई। मतलब मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हो ना? वरुण ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे हाँ यार, ये तो मैंने भी नोटिस किया। कोई भी बात पूरी नहीं हो रही है, सब आधे आधे में छूटी जा रही है, और जितना हमारे सामने है हम सिर्फ उसी को सच मान रहे हैं। जैसे प्रियंका ने बताया कि उसे बिल्ली ने जान से मारने की कोशिश की, तो वो बिल्ली हमें कहीं दिखी नहीं अभी तक, और वो एक तरफ पहले घर दिखा और फिर एकदम से गायब हो गया। मतलब कोई हमारे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। मनोहर ने उन सब की बातों का जवाब देते हुए कहा, इसलिए मैं तुम सबसे कह रहा था कि कल से कोई यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि सब कुछ हमारे दिमाग में होता है और हम उसी हिसाब से एक्शन करने लगते हैं। आप सबने यहाँ के बारे में जो भी सुना है नेचुरल है,
और आप सब वैसा ही रिएक्ट करोगे। प्रियंका को कुछ कुछ बात समझ आने लगी और वो सीधा उस कमरे की तरफ चल पड़ी जहां उसे लाल साड़ी जेवर जैसे सामान मिला था जिसे वो अब भी पहनी हुई थी। असिस्टेंट ने प्रियंका को जाते हुए देखा और कहा, अब ये कहां जा रही है? नीरज ने असिस्टेंट का सवाल का जवाब देते हुए कहा, उसी कमरे में जहां उसे सारा सामान मिला था। और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता प्रियंका के पीछे पीछे चल पड़े। बाहर बिजली के कड़कने की आवाजें आ रही थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी और जोर जोर से भी हवाएं चल रही थी। अब लोगों के फोन की लाइट भी अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी। दहशत का माहौल अपनी पूरी तरह से जगह बनाने में कामयाब हो रहा था। उस कमरे में दीवार पर लटकी बड़ी सी शर्मिला की तस्वीर के पास रखे टेबल पर आकर बाहर से वो बिल्ली बैठ गई और सब लोगों का उस कमरे में आने का इंतजार करने लगी। बाहर का मौसम खराब है और खराब होता जा रहा है और बाहर के गेट पर बैठा हुआ बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा, जिसकी आवाज पूरे वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। गेट पर बैठा हुआ प्रियंका अपने साथ उन सभी लोगों को उस कमरे में लेकर जा रही थी और प्रियंका ये देखकर हैरान हो रही थी कि जब वो पहले उस कमरे में गई थी तब रास्ता इतना लंबा नहीं लगा था, लेकिन अब ये रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। प्रियंका उन्हें जेपी ब्लॉक बिल्डिंग के कमरों के ऐसे ऐसे रास्तों से लेकर जा रही थी जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुनसान, रहस्यमय और डरावने थे। प्रियंका के साथ चलते हुए बहुत से लोगों को डर के साथ पसीना भी आ रहा था। डायरेक्टर मनोहर जेपी ब्लॉक की बिल्डिंग के रास्ते को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उनसे एक्साइटेड होकर कहा, सीरियसली ये बिल्डिंग देखने में तो बहुत ही ज्यादा छोटी लगती है, लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक्सीलेंट। तभी शिल्पा एकदम से बोल पड़ी, प्रशांत चलो वापस चलते, मुझे डर लग रहा है। प्रशांत नशे में था, उसे ध्यान नहीं रहा कि वो क्या कह गया। तुम हमेशा डराती रहती हो यार। देखो तुम यहाँ अकेले नहीं हो, हम सब भी तुम्हारे साथ है ना। मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, इसमें डरने की क्या बात है। कुछ लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये देखकर शिल्पा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो नाराज होते हुए बोली, मैं बाहर गाड़ी में बैठी हूँ, तुम सबका जो मन करे ना वो करते रहो। ये कहकर शिल्पा वापस चलना शुरू हो गई थी और टीम के कुछ लोगों ने शिल्पा को समझाने की कोशिश करना शुरू कर दिया, क्योंकि माहौल थोड़ा खराब होता हुआ दिख रहा था। लेकिन शिल्पा तो शिल्पा थी, वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए वो अकेले ही वापस चल पड़ी। इधर प्रियंका अकेले ही आगे की तरफ चल रही थी और दूसरी ओर शिल्पा वापस जा रही थी। बाकी के सभी लोग बीच में खड़े बस दोनों को चलता हुआ देखे जा रहे थे। कुछ एक लोग प्रियंका के पीछे गए तो कुछ एक लोग शिल्पा के पीछे, लेकिन सब जेपी ब्लॉक बिल्डिंग की भूल भुलैया में आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे थे। अब और क्या होने वाला था उनके साथ ये कोई भी नहीं जानता। जेबी ब्लॉक की बिल्डिंग के ऊपर के कमरे में 4 लोग बैठे शराब पी रहे थे। मोमबत्ती की रोशनी में और अजीब सी बातें, इतनी जोर से चलती हुई हवाएं, और अजीब बात यह थी कि इतनी जोर से चलती हुई हवा भी उन मोमबत्तियों को बुझा नहीं पा रहा था। तभी उन 4 आदमियों में से एक आदमी अपनी जगह पर खड़ा हुआ, जिसके पांव पीछे की तरफ थे और हाथ उल्टे चलते हुए एक ड्रॉर खोला। उसमें हर तरह के नायाब चाकू थे। ये चाकू ठीक वैसे ही थे जैसा एक चाकू प्रियंका ने अभी भी पकड़ा हुआ था, जो अकेले शर्मिला के कमरे की तरफ जा रही थी। और शर्मिला के कमरे में शर्मिला एक आईने के सामने बैठी आईने में अपने आप को देख रही थी। कुछ और औरतें उसे तैयार कर रही थी, कोई बाल संवार रहा था तो कोई जेवर पहना रहा था। और ऊपर कमरे में बैठे 4 लोग एक एक चाकू लिए इन सभी लोगों के पीछे चल पड़े। सब लोग एक दूसरे से अलग हो चुके थे। अभी रात का जो वक्त होने आया था जब सारी काली शक्तियां एक होने लगती है, ये वो वक्त है जब सारे भूत प्रेत इकट्ठा होकर मौत का मेला लगाते हैं। ये ऐसा वक्त है जब इंसान को इंसान से भी डर लगने लगता है। दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी ने जोर जोर से बजना शुरू करके ये ऐलान कर दिया था कि 3 बज चुकी है और अब से 4 बजे तक तुम्हारा ख्याल रखेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ का शैतान। अब जेपी ब्लॉक की सारी बिल्डिंग में अजीब अजीब सी हरकतें होना शुरू हो गई थी। एक एक करके सभी लोग एक दूसरे से अलग होते जा रहे थे। जो अपने अपने साथियों के साथ चल रहे थे वो भी,
अब सबको ऐसा लग रहा था कि वो अपने साथी के साथ चल रहे हैं, लेकिन उनके साथी की शक्ल में ये कौन है उन्हें पता नहीं था। शिल्पा गुस्से में बाहर की तरफ जा रही थी। इतने में मनोहर पीछे से भागता हुआ आया और बोला, शिल्पा जी, मैं प्रशांत की उस गलती की माफी चाहता हूँ। आप प्लीज हमारे साथ ही रहिए। आपको इस जगह के बारे में पता नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा डरावनी जगह है। यहाँ ऐसे ही लोग चलते चलते गायब हो जाते हैं और कई बार तो किसी की शक्ल में आकर आपको अपने साथ ले जाते हैं। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए मनोहर से कहा, यही बात तो मैं तुमसे कहने वाली थी। और शिल्पा आहिस्ता आहिस्ता अपना आकार बदलने लगी और वे किसी खूंखार आकृति की तरह मनोहर की जान लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। मनोहर ने अपनी जान बचाते हुए वहां से भागना ही बेहतर समझा और शिल्पा भूत के रूप में जोर जोर से हंसने लगी। वहां प्रशांत एक कोने में छुप कर बैठा हुआ था। तभी उसके पास शिल्पा भागती हुई आई और प्रशांत उसे देखकर डर गया। शिल्पा ने घबराते हुए प्रशांत से कहा, मैंने कहा था ना रास्ते में कि यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, मगर तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। अब यहाँ छुप कर क्या बैठे हो? चलो चलो बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। प्रशांत अपना पसीना पोंछते हुए बोला, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तुम्हारा आखिरी सफर था। और प्रशांत ने भी अपना आकार बदलना शुरू कर दिया। वो अपने भूत की असल शक्ल में आकर खड़ा हो गया तो शिल्पा बेहोश होकर वहीं गिर गई। भूत जैसे ही शिल्पा के नजदीक आने लगा, इतने में दूर से कोई अपने हाथ में मोमबत्ती की रोशनी लिए उस तरफ आ रहा था, जिसे देखकर भूत मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि वो सबको तड़पा तड़पा कर मारना चाहते थे। विवेक ने आते ही शिल्पा जी की ओर देखा और उन्हें उठाने की कोशिश की। बेहोश शिल्पा आहिस्ता आहिस्ता होश में आई तो वो विवेक को देखकर घबरा गई। उसे लगा विवेक भी कोई भूत है। विवेक ने मोमबत्ती को जमीन पर रखा और शिल्पा को संभालते हुए कहा, शिल्पा जी, मैं विवेक, हम सब इस घर में खो चुके हैं, कोई भी मिल नहीं रहा। आप ठीक है ना? मतलब आप यहाँ क्या कर रही है? शिल्पा ने एकदम से अपना रूप बदला और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा इंतजार। और विवेक ये देखकर एकदम से भागना शुरू हो गया। अब जेपी ब्लॉक की इस बिल्डिंग में क्या सच है और क्या झूठ, कुछ भी सही सही तय करना मुश्किल होता जा रहा था। वहां किसी तरह से दिवेश हिम्मत करके प्रियंका के बताए हुए रास्ते पर चल रहा था। उसे लग रहा था अगर वो उस कमरे तक पहुंच गया तो वो उन सब घटनाओं में होने वाले नुकसान से सबको बचा सकता है, क्योंकि उसने इस घर पर लिखा एक आर्टिकल पढ़ा था नरेंद्र मेहता का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई उस कमरे में पहुंच जाए जहां शर्मिला की बड़ी सी तस्वीर लटकी है। उन्होंने उस आर्टिकल में शर्मिला की तस्वीर लगाई हुई थी और यह भी लिखा था कि अगर कोई शर्मिला की तस्वीर को जाकर जला दे तो इस घर के ऊपर से काला साया हट सकता है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह रही होगी, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी आर्टिकल में बताया नहीं था। इसलिए दिवेश ने जब प्रियंका को उन कपड़ों में देखा तो उसे प्रियंका नहीं, उसमें शर्मिला दिखी और वो सारी कहानी अपने आप समझ चुका था कि अब आगे क्या क्या होने वाला है और उसे अब आगे क्या करना चाहिए। वहां शर्मिला तैयार होकर अपनी तस्वीर के सामने खड़ी होकर अपनी ही तस्वीर से बात कर रही थी। देखो, मैं आज तुम्हारी तरह लगती हूं, उतनी ही सुंदर, उतनी ही मनमोहक, लेकिन अफसोस लोगों को मेरा अकेला रहना पसंद नहीं आता। इसलिए कुछ लोग आए हैं, यहाँ फिल्म बनाने का सोच रही हूँ। इस बहाने अपनी अदाकारी की गुण भी आजमाए जाए। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? इतने में उसकी बिल्ली उसके पास आकर बैठ गई। शर्मिला ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, एक काम भी तरीके से नहीं होता तुमसे। मैंने सोचा था कि उस लड़की की मौत के बाद उनकी हीरोइन बनके अभिनय करूंगी, लेकिन अब ना कोई फिल्म बनेगी और ना कोई यहां से जिंदा वापस जाएगा। सुना ना तुमने, अब कोई भी यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। इतना कहते ही शर्मिला ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। बाहर गेट के पास बैठा बूढ़ा आदमी जमीन पर अपने छड़ी से गिनती कर रहा था। कभी वो गिनती करता तो कभी शर्मिला की हंसी के साथ हंसने लगता। ऊपर के मूसलाधार बारिश और कड़कड़ाती हुई बिजली जैसे इस माहौल को और डरावना और खतरनाक बनाने का पूरा साथ दे रही थी। जेपी ब्लॉक की रहस्यमय बिल्डिंग अब धीरे धीरे अपने उस रंग में आ रही थी जिसके लिए उसे दुनिया जहां में जाना जाता है। बिल्डिंग का ये रंग सभी की जिंदगियों का आखिरी रंग बनने वाला था।
सब लोग घबराते हुए पूरे घर में अपने साथियों को ढूंढ रहे थे। तभी असिस्टेंट आकर किचन में फंस जाता है। किचन के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए, जिसकी वजह से असिस्टेंट जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक पहुंच नहीं पा रही थी। तभी असिस्टेंट ने ड्रॉर खोला और एक चाकू निकालकर एक कोने में जाकर बैठ गया। तभी खिड़की में उस किचन में बिल्ली आई और असिस्टेंट के सामने से होते हुए निकल गई। असिस्टेंट खुद को रोक कर नहीं रख पाया और वो उस बिल्ली के पीछे पीछे चल पड़ा। बिल्ली उसे बाहर एक कुएं के पास ले गई। जैसे ही असिस्टेंट बाहर का नजारा देख रहा था, वो बहुत खुश हो गया। उसकी आंखों में एक नया विश्वास पनपने लगा। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि वो यहां से भाग सकता है। खुशी खुशी असिस्टेंट ने जैसे ही भागने के लिए अपना पांव आगे बढ़ाया, उसका पांव एक रस्सी में फंस गया और वही रस्सी उसे खींचते हुए कुएं के पास ले गई। असिस्टेंट खुद को संभाल नहीं पाया और जोर जोर से चिल्लाता हुआ वहां सीधे कुएं में गिर गया। असिस्टेंट के चिल्लाने की आवाज दिवेश के कानों में पड़ी। उसे मुड़कर पीछे की तरफ देख एक साया उसके पीछे हाथ में चाकू लिए आ रहा था। दिवेश ने भागना शुरू किया और उस जेपी ब्लॉक बिल्डिंग की सारी चीजों को गिराते हुए वो एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां सिर्फ किताबें ही किताबें थी। राहत की बात यह थी कि इस कमरे में चंद्रमा की रोशनी आ रही थी। जहां पूरी बिल्डिंग में कहीं भी रोशनी के नामो निशान तक नहीं था, वहीं इस कमरे में चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेरे हुए था। एक साया एक कोने में बैठा किताब पढ़ रहा था। दिवेश ने एक दो बार उसे आवाज भी दी, लेकिन उस साये ने कोई हरकत नहीं की। दिवेश उस कमरे से बाहर जाने लगा तो साया एकदम से बोला, अगर इस कमरे के बाहर जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे असिस्टेंट की तरह सब अपनी जान गंवा देंगे। आवाज सुनकर दिवेश को लगा कि यह आवाज उसके दोस्त असिस्टेंट की ही है। धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि उसने जो आवाज सुनी थी वो असिस्टेंट की ही थी। अब वो हिम्मत करके धीरे धीरे उस साये के पास जाने लगा। हालांकि उसे डर भी लग रहा था, लेकिन उसके पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वहां असिस्टेंट की मौत के बाद अब बारी थी प्रशांत की, जो अपनी बीवी को ढूंढ रहा था। प्रशांत को ऊपर के कमरे में शिल्पा की आवाज सुनाई दी और वो उसे आवाज देता हुआ ऊपर के कमरों की तरफ चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर चलते चलते प्रशांत अपने फोन की रोशनी से डगमगाता हुआ अपनी बीवी की आवाज के पीछे पीछे जा रहा था। प्रशांत ऊपर के कमरों में पहुंच गया। तभी उसकी नजर सामने की तरफ पड़ी, जहां एक और कमरा था और उसका दरवाजा खुला हुआ था। अब उसे अपनी बीवी की आवाज उस कमरे से आने लगी। उसके पास से होते हुए बिल्ली उस कमरे में दाखिल हुई। प्रशांत जैसे ही उस कमरे में घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। प्रशांत कुछ हिम्मत करते हुए उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उस कमरे के पंखे के साथ एक फंदा लटका हुआ था। प्रशांत ने खिड़की के बाहर देखा। ऊंचाई बहुत थी और खिड़की के बाहर उसे अपनी गाड़ी भी दिख रही थी। तो उसने सोचा कि वो यहां से नीचे उतरकर गाड़ी तक पहुंचा जा सकता है। उसने जैसे ही पंखे से फंदा उतारने की कोशिश की, पंखा किसी रहस्यमय तरीके से अपने आप ही चलना शुरू हो गया। पंखे के एकदम चलने से प्रशांत के दोनों हाथों में चोट लग गई और वो गिर पड़ा। उसका सर जाकर दीवार में लगे हुए कांच से जा लगा और दरवाजे के बाहर से एक आदमी हाथ में चाकू लिए प्रशांत के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। बाहर गेट के पास बैठे बूढ़े आदमी ने जमीन पर लिखी हुई गिनती में से एक नंबर और कम कर दिया और वहां कमरे में प्रशांत जोर जोर से चिल्लाने लगा। कमरे में चाकू लिए एक आदमी आया और उसने प्रशांत के ऊपर हमला करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। प्रशांत ने अपने आप को बचा तो लिया, लेकिन उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वो लड़ाई थोड़ी देर तक चली कि अचानक उस आदमी ने प्रशांत को उसकी गर्दन से पकड़ लिया और उसे उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। तभी खिड़की के पास बैठा हुआ आदमी आकर प्रशांत के सर के पास खड़ा होकर उसके मुंह से निकलते हुए खून को एक एक कटोरे में भरने लगा। उसने उसकी लाश को उठाया और उस कुएं में फेंक दिया जहां असिस्टेंट को फेंका था। और वो बिल्ली कुएं के पास से होते हुए उन सभी रास्तों से होते हुए शर्मिला के कमरे की तरफ जाने लगी, जहां जहां से सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर या तो भाग रहे थे या छुप रहे थे। ऊपर के कमरे में अब भी 3 लोग मोमबत्ती की रोशनी में शराब पी रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। तभी उनका चौथा साथी आकर अपनी कुर्सी पर बैठता है और पीना शुरू करता है। वहां शर्मिला अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी अपने बालों के साथ खेल रही थी कि तभी उसकी बिल्ली उसके पास आई और शर्मिला ने उसके सर पर चूमते हुए कहा, मुझे जिंदा लोगों से डर लगता है, इसलिए उनका ज्यादा देर जिंदा रहना मेरे लिए सही नहीं है, तुम्हारे लिए भी नहीं। कुआं पानी से सूख जाए तो सूख जाए, लेकिन खून से नहीं सूखना चाहिए।
इतना कहकर शर्मिला और जोर जोर से हंसने लगी। उस कुएं में ना जाने कितनी लाशें कंकाल बन चुकी थी और कितनी अभी कंकाल बनने वाली थी, लेकिन प्रशांत और उस असिस्टेंट की लाश उन सभी लाशों में बिल्कुल ऊपर पड़ी थी, जबकि प्रशांत की लाश के ऊपर एक सफेद रुमाल था जिस पर लिखा था 54,200। नाउ योर टर्न। दिवेश को प्रशांत की चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दी, लेकिन वो सिर्फ भागता हुआ उस कमरे के दरवाजे तक ही जा सका। ना जाने उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि यह कमरा उसके बहुत सारे सवालों का जवाब है। उसने वापस मुड़कर उस साये को देखा और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम कौन हो और वो लोग इस कमरे में क्यों नहीं आ सकते? साये ने हाथ में पकड़ी हुई किताब के पन्ने को पलटते हुए कहा, दुनिया में दो प्रकार की चीजें होती हैं, अच्छी और बुरी, और ये भी आपके सोचने पर निर्भर करता है, क्योंकि हर कोई अपने मतलब के हिसाब से जिंदगी जीना चाहता है। वैसे ही मुझे इंसानों से प्यार है और इस कमरे के बाहर की आत्माओं को उनसे नफरत। इसलिए इतने सालों में जो भी यहां आया है वो वापस नहीं गया। दिवेश उसकी बातों को सुनकर थोड़ा और घबरा गया, क्योंकि वो एक आत्मा से बात कर रहा था और उसे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। आप आत्मा? क्यों मजाक कर रहे हैं सर? दिवेश ने डरते हुए कहा। इतने में सामने से परछाई गायब हो गई और एक तरफ लाइब्रेरी में किताब रखते हुए नजर आया, तो दिवेश को लगा कि यह कोई जादूगर है जो उसे अपने जादू से डरा रहा है। लेकिन ऐसे सवाल उसके दिमाग में क्यों आ रहे थे वो भी नहीं जानता था। कुछ देर पहले वो मरते मरते बचा है और अब वो एक आत्मा के सामने खड़ा है और उससे बातें कर रहा है। इतनी रात गए कोई जादूगर यहां तुम्हें अपना जादू दिखाने नहीं आएगा। तुम्हारे 2 साथी मर चुके हैं और बाकियों का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आत्मा ने दिवेश के मन की बात समझते हुए उसे जवाब देते हुए कहा। दिवेश एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। साया एकदम से आकर दिवेश के पांव में आकर बैठ गया, जिससे दिवेश डर के मारे खड़ा हो गया। डरो मत, अगर मैं भी उन जैसा होता तो अब तक तुम मर चुके होते। आत्मा ने दिवेश को रिलैक्स करने के लिए कहा। तो फिर वो उन्हें सीधा मार क्यों नहीं देती? उन्हें डरा डरा कर क्यों मार रही है? और क्या वो सच में सबको मार देगी? दिवेश ने हड़बड़ाते हुए आत्मा से सवाल करते हुए कहा। आत्मा ने आहिस्ता आहिस्ता से चलते हुए अपनी कुर्सी को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। नहीं, सब नहीं, सिर्फ तुम बचोगे, और तुम बचोगे नहीं, तुम्हें बचाया जाएगा बुरी आत्माओं से, बुरी आत्माओं द्वारा, ताकि तुम सबको यहाँ की कहानी सुना सको, ताकि यहां और लोग आ सके, ताकि मौत का महोत्सव कभी खत्म ना हो। शर्मिला अपने कमरे में जोर जोर से हंसते हुए बोली, मौत का महोत्सव मुबारक हो। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर मुस्कुराने लगे। 4 लोग ऊपर के कमरे में, गेट के पास वो बूढ़ा आदमी, और इन मुस्कुरानों की आवाजों में फिल्म के लोगों की भी जान निकली जा रही थी। सभी एक साथ जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ। फिल्म के वो सारे लोग जो कुछ देर पहले एक दूसरे से अलग अलग हो चुके थे, उनके डर के मारे एक साथ चिल्लाने की वजह से सबको एक दूसरे की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से अब सब एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं, एक दूसरे के पास पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। नीरज, जो काफी देर से किसी कमरे के दरवाजे के साथ बैठा डरा हुआ घबराया हुआ छुपने की कोशिश कर रहा था, वो हिम्मत करके वहां से निकला और पूरे जोर से भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने भागने की कोशिश की कि तभी अचानक से उसने अपने पीछे कुछ ऐसी आहट सुनाई देती है जिससे नीरज और ज्यादा घबरा जाता है और वो बिना पीछे मुड़े, बिना कुछ देखे ही भागता रहता है। लगातार भागता हुआ नीरज सीढ़ियों से होता हुआ सीधे जेपी ब्लॉक बिल्डिंग की छत पर जा पहुंचा। जेपी ब्लॉक बिल्डिंग की उस रहस्यमय छत पर वो बूढ़ा आदमी भी हाथ में लालटेन लिए बैठा था। नीरज उसे देखकर और भी ज्यादा घबरा गया और उसने वहां से दूर भागना शुरू किया। पूरा छत का चक्कर लगाने के बाद नीरज जहां भी रुकता, वो बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए उसे अपने सामने बैठा हुआ उसे नजर आता। नीरज बहुत ज्यादा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में अपनी सांसों को बचाने के लिए नीरज फिर भागने लगा। इस बार वो पूरे जोर से भागता हुआ थोड़ी दूर निकल आया।
इस बार उसने अपने दिमाग में घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। उसने एकदम से रुक कर देखा कि ये जेपी ब्लॉक की वो बिल्डिंग इतनी बड़ी है ही नहीं जितना सब इसे समझ रहे हैं। गौर करने पर उसे समझ आ गया कि हो ना हो कोई उनके टाइम, स्पेस और माइंड तीनों के साथ बड़ा ही रहस्यमयी खेल खेल रहा है, क्योंकि यहाँ ना तो वक्त खत्म हो रहा है और ना ही ये जगह खत्म हो रही है। इसके अलावा दिमाग के इस जगह का डर भी तो कहीं ना कहीं जा नहीं रहा। वो सोचने लगा कि अब इस पहेली को सुलझाया कैसे जा सकता है। उसने इसके बारे में सोचना शुरू ही किया। वो अपने दिमाग में घोड़े दौड़ा ही रहा था कि उस बूढ़े आदमी ने पीछे से आकर नीरज के कंधे पर हाथ रखा और नीरज एकदम से डर गया। तुम यहां तक तो पहुंचे, लेकिन थोड़ी देर हो गई, क्योंकि अब तुम सब इस चक्कर में फंस चुके हो और यहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उस बूढ़े आदमी ने डराते हुए नीरज को बताया। मैं समझ गया हूं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हारी उस घड़ी को ही तोड़ दूंगा, नीरज ने गुस्से में आकर बूढ़े आदमी से कहा। जैसे ही उसने ये बात कही, इतने में हवा का एक जोरदार बवंडर आ गया और नीरज उस बवंडर के वेग से खुद को बचा ही नहीं पाया, जिसकी वजह से वह उसमें घूमने लगा। हवा और तेज होती जा रही थी। नीरज एकदम से जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। वो पूरी तरह से मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश ही हुआ था। इतने में उसके पास अपनी जान बचाता हुआ वरुण आया। वो बहुत ही ज्यादा हाफ रहा था, उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसका सामना मौत से हुआ हो। उसने वहां नीरज को देखा और उसे उठाकर अपने साथ वापस बिल्डिंग में ले गया। वहां उस कमरे में दिवेश कोने में बैठा साये से बातचीत कर रहा था। अगर आप अच्छी आत्मा है तो फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं करती मेरे दोस्तों को बचाने में? देखिए, हम यहाँ एक फिल्म बनाने आए थे। और दिवेश बोलते बोलते चुप हो गया। तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन तुम्हारा डायरेक्टर मनोहर, उसने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी और तुम सबकी जान के साथ मौत का खेल खेलने यहाँ चला आया। साये ने दिवेश को उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिवेश ने उसकी बात को एकदम से नकार दिया। सच्ची आत्माएं कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हारे पास मेरी बात पर यकीन करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारा डायरेक्टर मनोहर शेट्टी इसी खानदान का लड़का है। लेकिन साये ने दिवेश को अपनी ही आवाज में बताया और दिवेश को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मेरी बात पर यकीन नहीं होता ना? साये ने दिवेश को ये कहने के बाद टेबल पर पड़ी मनोहर की तस्वीर दिखाई, जिसमें मनोहर एकदम राजा महाराजाओं की तरह लग रहा था। दिवेश उस तस्वीर को देखकर एकदम से हक्का बक्का रह गया। साये ने दिवेश को बताया, ये कहानी आज से बहुत साल पुरानी है, जब शर्मिला के मां बनने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। तभी एक तांत्रिक इस घर में आया और साये ने जैसे जैसे बताना शुरू किया, ठीक वैसा वैसा उसके सामने होने लगा, मानो जैसे उनके सामने कोई फिल्म चल रही हो, जिसमें सुंदर सी शर्मिला भागते हुए आई और आईने में अपना चेहरा देखने लगी। पीछे से भागता हुआ विजयराज भी शर्मिला के पास आ पहुंचा। शर्मिला एक बहुत बड़े खानदान की इकलौती बेटी थी और उसका पालन पोषण भी ऐसे हुआ था जैसे कोई राजकुमारी हो। बहुत ही ज्यादा जिद्दी, लेकिन उतनी ही ज्यादा खूबसूरत भी। शर्मिला और विजयराज एक साथ शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने के लिए गुरु सम्मा के पास यहाँ आया करते थे। गुरु सम्मा ने अपने पूजा पाठ से कुछ भगवानों को प्रसन्न भी किया था और उन्हें कुछ शक्तियां भी प्राप्त थी। शर्मिला गुरु सम्मा की प्रिय शिष्य थी और वो मन ही मन उससे प्रेम भी करते थे, लेकिन उन्होंने कभी उससे कहा नहीं। उसकी वजह शायद यही रही होगी कि वो शर्मिला के गुरु जी थे। शर्मिला को नींद से बहुत प्रेम था और वो कई कई घंटे सोती रहती थी। उसे स्वप्न लोक बहुत ही ज्यादा पसंद था, क्योंकि वहां सब कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था उसकी तरह। एक दिन गुरु सम्मा ने शर्मिला को अपने पास बुलाया। शर्मिला विजयराज के साथ उनके पास गई। विजयराज को शर्मिला के साथ देखकर गुरु सम्मा ने उसे वहां से वापस भेज दिया, कहा कि कल आना। गुरुजी शर्मिला को अकेले आने के लिए नहीं कह पाते थे। उसकी वजह यह थी कि शर्मिला बहुत बड़े खानदान की लड़की थी और गुरुजी को अपने भी सम्मान की चिंता थी। ऐसे 2-3 बार हुआ कि गुरुजी जब भी बुलाते, शर्मिला अपने साथ विजयराज को लेकर वहां पहुंचती। गुरुजी को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा था कि विजयराज शर्मिला के पीछे पड़ा हुआ है और वो शर्मिला से शादी करने के सपने देख रहा है। गुरुजी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने शक्तियों से विजयराज के जैसा एक भूत प्रकट किया और उसे कहा कि वो शर्मिला के मन में विजयराज के बारे में गलत धारणा उत्पन्न करे, जिससे शर्मिला उसे खुद त्याग दे और वो स्वयं आकर मुझसे विवाह कर ले।
भूत ने वैसा करना शुरू कर दिया। हर रात के 3 बजे के बाद शर्मिला अपने बिस्तर से अचानक उठती और हर बार भूत विजयराज को अपने सर के पास पाकर बहुत खुश होती। ऐसा कई दिन तक चला। शर्मिला हर दिन जाकर विजयराज को भी बताती थी कि तुम इतनी रात को मेरे घर ना आया करो। विजयराज ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि वो कभी आया ही नहीं, लेकिन शर्मिला को उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं हुआ। एक बार आधी रात के लगभग रात के 3 बजे रोज की तरह शर्मिला जागी तो आज भूत नहीं, सच में विजयराज उसके पास बैठा हुआ था। तो शर्मिला ने उससे लड़ना शुरू किया कि वो रोज उससे मिलने आता है और हर बार यही कहता है कि वो नहीं है। लेकिन विजयराज ने शर्मिला को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो यहां आज पहली बार आया है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और दोनों का रंग उड़ गया। शर्मिला ने विजयराज को छुपाने की कोशिश की तो दरवाजे पर खड़े शर्मिला के पिताजी की आवाज सुनाई दी। शर्मिला के पिताजी बहुत ही ज्यादा कठोर थे और उनको शर्मिला का किसी भी लड़के के साथ मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। विजयराज के साथ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि विजयराज नीच जाति का था। ऐसा कहा जाता था कि प्रेम कभी जात पात नहीं देखता, वो तो बस हो जाता है, और वही हुआ। हमारे घर की लड़की एक नीच जाति के लड़के के प्रेम में पागल हो गई थी। शर्मिला के पिताजी दरवाजे पर जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे और शर्मिला एकदम से घबराई हुई हालत में यहां वहां भागती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब आगे क्या करना है। शर्मिला ने जाकर दरवाजा खोला और दरवाजे पर उसने जो देखा उसे देखकर शर्मिला अचानक से दरवाजे पर ही बेहोश हो गई।